आगे एक टर्म दी गई है इंटरनेशनलाइजेशन, जिसको आप अंतर्राष्ट्रीयवाद बोलते हैं, एंड दूसरा है इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस, जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता बोलते हैं। तो ये बोला गया है कि जो वैश्वीकरण है वह अंतर्राष्ट्रीयवाद से अलग है और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता से अलग है। अंतर्राष्ट्रीयवाद होता है कि जब हम बोलते हैं कि दुनिया के सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं, या दुनिया के सभी देश आपस में अंतर्निर्भर हो गए। अब इसमें जब हम इंटरनेशनलाइजेशन शब्द का प्रयोग करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब हम पढ़ते हैं, व्हाट डज दैट मीन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब होता क्या है, विभिन्न देशों के बीच चलने वाली राजनीति में यूनिट क्या आ रही है, इकाई क्या आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इकाई क्या है, व्यक्ति है या देश है, क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इकाई? ऑब्वियस सी बात है, देश ही। तो विभिन्न देशों के बीच चलने वाली राजनीति को क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो इकाई होती है वह एक देश होता है। कि ऐसी राजनीति जो विभिन्न देशों के बीच चल रही है, भारत पाकिस्तान के बीच चल रही है, पाकिस्तान ईरान के बीच चल रही है, इजराइल लेबनान के बीच चल रही है, जर्मनी फ्रांस के बीच चल रही है, यूनाइटेड किंगडम फ्रांस के बीच चल रही है। इसी तरीके से इकाई क्या है? देश है। इसी को क्या बोलते हैं कि जब इस तरीके से पूरी दुनिया में राजनीति होती है, उसी को क्या बोला जाता है? इंटरनेशनलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीयवाद। अब दुनिया के विभिन्न देश आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उसी को अंतर्राष्ट्रीयवाद बोला जाता है। फिर दूसरी तरफ शब्द आता है वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण में थोड़ी सी धारणा बदल जाती है। वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से किस प्रकार से अलग है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो केंद्र में जो है वह एक देश है, परंतु वैश्वीकरण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें केंद्र में केवल देश नहीं है। वैश्वीकरण में मैंने बोला कि भारत की जो सरकार है, जब भारतीय जो राज्य है, वह अफगानिस्तान की सरकार के साथ इंटरेक्शन तो कर रहा होगा, बातचीत कर रहा होगा, वस्तुओं का आदान प्रदान तो कर रहा होगा, परंतु उसी के साथ दूसरे एक्टर भी आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि भारत के अंदर रहने वाले कुछ पर्यावरण के इशू को लेकर चिंतित व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो अफगानिस्तान के लोगों के साथ इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ कजाकिस्तान में हो सकते हैं, रशिया में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। तो इन सभी का क्या बनेगा? इन लोगों का एक नेटवर्क बनेगा। और किसके माध्यम से बन रहा है? सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो इंटरेक्शन होती थी, जो बातचीत होती थी, वो केवल दो सरकारों के बीच होती थी, दो देशों के बीच होती थी। परंतु वैश्वीकरण में इस तरीके के जो एक्टर्स हैं, जिसको आप सिविल सोसाइटी बोलते हैं, वह भी आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो उनके बीच कोई सीमा बाधा नहीं है। इसी के साथ भारत के अंदर हो सकता है कि कोई टेररिस्ट संगठन है जो कि इराक के किसी टेररिस्ट संगठन से प्रभावित होकर उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी यहाँ पर एक्टिव होगा। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी क्या आ गई? एक्टर आ गए, कर्ता आ गया। वैश्वीकरण में जो राष्ट्र राज्य हैं वह केवल एकमात्र कर्ता नहीं है, बल्कि उसके साथ और भी कर्ता होते हैं। परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है उसमें केवल एक ही मुख्य कर्ता होता है, वो होता है देश। एंड वो देश ही तय करता है, जब उनकी सरकारें ही तय करती हैं कि अब उनको क्या करना है। जैसे मैंने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी देश को किसके साथ व्यापार करना है, कौन डिसाइड कर रहा है? सरकार डिसाइड कर रही थी। परंतु जो वैश्वीकरण है, इसमें कौन तय कर रहा है? जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, जिसको आप बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। भारत के अंदर और चीन के अंदर कोई हो सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, परंतु तय कौन कर रहा है? सरकार ने तो बोल दिया कि हम चीन के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार तो फिर भी हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य जो होते हैं वो मुख्य कर्ता होता है, परंतु जो वैश्वीकरण है उसमें जो राष्ट्र राज्य है वह या सरकार जो है वह एकमात्र कर्ता नहीं होती, बल्कि उसके साथ और भी कर्ता होते हैं। इसमें कहा गया है कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम वैश्वीकरण को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता या अंतर्राष्ट्रीयवाद से जोड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीयवाद का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जहाँ पर विभिन्न देशों की सरकारें आपस में इंटरेक्शन करती हैं। केवल सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब है केवल सरकारें ये तय करती हैं दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करना है। केवल सरकारें इसमें तय करती हैं कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशंस दूसरे देशों के साथ हमने शेयर करनी है। यानी कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जिस भी प्रकार के जो रिश्ते हैं वह किसी देश की सरकार के द्वारा ही तय किए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीयवाद में। परंतु वैश्वीकरण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैश्वीकरण में ना केवल सरकार एक कर्ता होती है, बल्कि उसके साथ और भी कर्ता होते हैं और भी एक्टर होते हैं। जैसे मैंने बोला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मैंने बोला पर्यावरण के इशू के लिए कोई संस्था विश्व के लेवल पे बनी हुई है, व्यापार को करने के लिए कोई संस्था विश्व के लेवल पे बनी हुई है। तो ये जो संस्थाएं होती हैं यह भी कर्ता होती है वैश्वीकरण के अंदर।
तो क्या लिखा है कि वैश्वीकरण को हमें अंतर्राष्ट्रीयवाद के साथ कभी भी इनको एक जैसा नहीं मानना चाहिए। इसमें आगे लिखा है कि जिस तरीके से प्रेजेंट में, वर्तमान में दुनिया के विभिन्न देशों का आपसी जुड़ाव हुआ है, इंटरकनेक्टेडनेस हुई है, आपसी जुड़ाव हुआ है, उसका यदि आप स्केल देखें, उसकी यदि आप दायरा देखें, उसकी यदि आप गति देखें या उसकी आप गहराई देखें, तो वहाँ इतनी गहराई तक उनका आपसी जुड़ाव होता जा रहा है विभिन्न देशों के अंदर, जब विभिन्न देशों के जो लोग हैं उनके अंदर, उसके कारण जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं वहाँ अब दुमिल सी नज़र आती हैं, वहाँ अब दिखना भी बंद हो जाती है। ऐसी बाउंड्रीज जो कि विभिन्न देशों को एक दूसरे से अलग करती है, उसके कारण बेशक सीमाएं ख़त्म नहीं हुई हैं, परंतु उसके कारण वो सीमाएं दुमिल जरूर हुई हैं। अब किसी आतंकवादी संगठन को जो कि सीरिया के अंदर काम कर रहा है और यदि उसको भारत के अंदर किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देना है तो उसके लिए वहाँ से आतंकवादियों का आना जरूरी नहीं है, बल्कि उनको सोशल मीडिया के माध्यम से ही ट्रेन कर दिया जाता है। जैसे कि एक अटैक के बारे में सुन रहा था, आई थिंक पुलवामा अटैक था, तो उस अटैक में जो फंडिंग हुई थी वह मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग आप शब्द सुनते होंगे इकोनॉमिक्स में। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि जब कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि किसी आतंकवादी संगठन ने भारत के अंदर यदि कोई आतंकवादी हमला करवाना है तो वह यहाँ के लोगों को बोलेंगे कि आप वहाँ पे आतंकवादी हमला कर दो, और यहाँ के लोग क्यों आतंकवादी हमला करेंगे? कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट होगा, पैसा मिलेगा, तो उनको पैसा देने के लिए जो साधन प्रयोग किए जाते हैं उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से पैसा उन लोगों तक ऐसे पहुंचाया जाता है जिससे पता ही ना चले कि वो पैसा उन तक पहुंच गया है। तो उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। पैसा वहाँ सिर्फ डायरेक्ट एक अकाउंट में नहीं भेजेंगे, वो डिफरेंट अकाउंट्स में भेजेंगे, अलग अलग अकाउंट्स में भेजेंगे। इसी के साथ किसी ऐसे व्यक्ति को पैसा भेज देंगे जो कोई रिलीजियस नेचर का व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई शक ही ना कर पाए, इस तरीके से एक अकाउंट में वो पैसा नहीं डालेंगे। तो वैश्वीकरण एक इस तरीके का परिवर्तन है जो कि मानवीय जो व्यवहार है उसकी संरचना को परिवर्तित करता है, जिसमें कहा गया है कि ये मानवीय संबंधों के संगठन को इस तरीके से परिवर्तित करता है जिसमें हम एक अलग अलग देशों में बंटे हुए मानचित्र को ना मानकर, या इंटरडिपेंडेंट नेशनल स्टेट्स कि केवल सरकारें ही सब कुछ तय करेंगी ना मानकर, उससे भी आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर दुनिया के पूरे लोग दुनिया को एक साझा सामाजिक क्षेत्र के रूप में देखते हैं कि उनका ये जो जिस एरिया में वो रहते हैं वो उनका साझा है, यानी कि इस पृथ्वी को वहाँ एक परिवार की तरह देखते हैं। वैश्वीकरण का मतलब क्या आ रहा है कि यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग अपने आप को, यह एक ऐसी प्रक्रिया है यहाँ पर लोग अपने आप को एक देश तक सीमित ना रखकर उससे भी आगे बढ़कर ये मानना शुरू कर देते हैं कि अब हम पूरी दुनिया के लोग एक ही हैं, यानी कि वह पूरी दुनिया को एक गांव की तरह देखते हैं, एक विलेज की तरह देखते हैं। इसी को क्या बोला गया, वर्ल्ड एज ए शेयर्ड सोशल स्पेस, कि दुनिया एक ऐसा सामाजिक क्षेत्र है जहाँ पर हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के साथ हमने शेयरिंग करनी है। एंड शेयरिंग किस प्रकार की व्यक्ति करता है दूसरे व्यक्तियों के साथ? सामाजिक संबंध, आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध। ये संबंध वैश्वीकरण कहता है कि यह केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब पूरी दुनिया के लोग जो हैं वह इन संबंधों को सीमाओं से भी आगे बढ़ा देते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, वैश्वीकरण। कि ये जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से एक ढांचागत परिवर्तन होता है, स्ट्रक्चरल चेंज इसको बोलते हैं। ढांचागत परिवर्तन होता है मानवीय जो संबंध हैं उसकी डिग्री में, उसकी स्केल में, एंड उसके जो सामाजिक और आर्थिक संबंध हैं उसका ढांचागत परिवर्तन होता है। ढांचागत परिवर्तन का मतलब क्या है कि पहले जो संबंध थे वहाँ एक देश की चार दीवारी तक सीमित थे, अब उससे भी आगे बढ़ जाते हैं और लोग पूरी दुनिया के लेवल पे ये मानना शुरू कर देते हैं कि हमारे संबंध केवल एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया के साथ बन जाते हैं। जैसे मैंने बोला इन्वायरमेंट का इशू, तो इन्वायरमेंट के जो इशू है उसको फॉलो करने वाले लोग भारत में भी हो सकते हैं, इंग्लैंड में भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं। अब सरकारें ही केवल तय नहीं कर रही हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है, लोगों के भी संगठन बन गए हैं जो कि जैसे भारत के लोग कुछ पर्यावरण के इशू के लिए इकट्ठे हुए और अमेरिका के हुए, और किसके माध्यम से हो रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो यहाँ पर कोई सरकार आ रही है, भारत की सरकार यहाँ पे नहीं आ रही है कि सरकार उनको नहीं बोल रही है कि आप इस इशू के लिए लड़िए। दुनिया के लोगों के अंदर ही ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि हमें पर्यावरण बचाना है। इसी तरीके से यदि आप कोई रेसलिंग देखते हैं और वह पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो जाती है इंटरनेट के माध्यम से, तो हो सकता है कि उसके जो प्रशंसक हैं किसी पर्टिकुलर
सेलिब्रिटी के, तो वो हो सकता है कि इंडिया के अंदर भी हो, अमेरिका के अंदर भी हो, चीन के अंदर भी हो, और वो सभी अपना एक ग्रुप बना ले। कहाँ से कहाँ बनाएंगे ग्रुप? सोशल मीडिया में ही बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। जैसे किसी को रेसलिंग देखना पसंद है और वहाँ का कोई सेलिब्रिटी उनको पसंद है, तो वो बोलेंगे जॉन सीना फ़ैन क्लब बना लिया। अब वो सारे क्लब के जो लोग हैं वह किसी एक देश तक सीमित नहीं है। तो यहाँ पर कोई सरकार आ रही है? नहीं आ रही ना। तो यहाँ पे कोई सरकार नहीं आ रही है, बल्कि लोग खुद ही इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से कोई सिंगर हो सकता है, वो पूरी दुनिया के लोगों को पसंद हो सकता है, उसका फ़ैन क्लब कोई बना ले। ये तो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इसका समझ जाएं कि इससे पहले देश की सरकारें तय करती थी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, एक समय पर यह केवल एक देश की सीमा के अंदर ही ऑर्गेनाइज करवाई जाती थी, परंतु अब ये वैश्विक स्तर पर ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। वैश्वीकरण का मतलब सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक संगठन में परिवर्तन है, जिसमें चाहे आप अर्थव्यवस्था की बात कर लें, सुरक्षा की बात कर लें, तो ये केवल किसी दुनिया के हिस्से तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को ये ट्रांसेंड कर गया है, पूरी दुनिया में ये फैल गया है। अब ये जो स्ट्रक्चरल चेंज, ये जो ढांचागत परिवर्तन हुआ है, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ढांचागत परिवर्तन हुआ है, ढांचागत परिवर्तन में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसका जो निर्णय है वह एक देश की सरकार ही नहीं ले रही है, बल्कि कुछ और भी एक्टर्स हैं। केवल अब जो सरकार या राज्य हैं वह एकमात्र कर्ता नहीं है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुआ करता था। वैश्वीकरण में इसमें बहुत सारे कर्ता हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी हो सकती है, इस तरीके से जो करता है वो हो सकते हैं। सिक्योरिटी के डोमेन में भी आप ये नहीं कह सकते, जो सुरक्षा का डोमेन है उसमें केवल सरकार ही तय करती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, बल्कि इसकी चिंताएं भी वैश्विक स्तर पर होने शुरू हो गई हैं। इसके एग्जांपल्स आगे दूंगा। और ये जो ढांचागत परिवर्तन वैश्वीकरण के कारण जो हुआ है वो कैसे संभव हो पाया है, उसका सिंपल सा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजीज़, IT सेक्टर जिसको बोलते हैं आप, कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर से मतलब है इंटरनेट के माध्यम से। तो कंप्यूटर में केवल कंप्यूटर ही नहीं आ रहे हैं, लैपटॉप्स भी आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी आ रहे हैं, एंड्रॉयड्स भी आ रहे हैं, वट एवर एप्पल या फिर एंड्रॉयड। तो ये इसके कारण ये ढांचागत परिवर्तन हुआ है। दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी, जैसे कि मैंने हवाई जहाज़ों का एग्जांपल दिया कि ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है वहाँ भी बहुत अधिक विकसित हुए। इसी के कारण जो इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इंटरनेट है, इसी के द्वारा ये संभव हो पाया है कि वैश्विक स्तर पर जो संगठन है वह कैसे बन पाए हैं। उसका सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, वर्चुअल रियल टाइम। वर्चुअल रियल टाइम का मतलब मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि अब कंप्यूटर पे ही मीटिंगें हो जाती हैं, लैपटॉप से ही मीटिंगें हो जाती हैं, फ़ोन से भी मीटिंगें हो जाती हैं। तो किसी मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो CEO है, उनको भारत के एम्प्लॉयज़ के साथ यदि बातचीत करनी है तो उनको वहाँ से फ़्लाइट ही, ज़रूरी नहीं है कि फ़्लाइट ही लेंगे, तो वर्चुअल रियल टाइम भी कम्युनिकेट वो अपने जो भी एजेंट जहाँ पे हैं उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। एंड इसी के साथ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है वहाँ भी वर्चुअल रियल टाइम में कम्युनिकेट करते हों। अगर वर्चुअल रियल टाइम में नहीं कर रहे तो उनके पास कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर होगा। जैसे कि व्हाट्सएप जो है ये एंड टू एंड इनक्रिप्टर लिखी होती है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन इसमें लिखी होती है। जब भी आप कोई नया नंबर सेव करते हैं या फिर आप अपनी व्हाट्सएप में देखेंगे तो इसमें एक शब्द आता है, खोलिए, आपने किसी को मैसेज किया है शुरू में किसी व्यक्ति को, सो मैसेजेस एंड कॉल्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, ओनली पीपल इन दिस चैट कैन रीड, लिसन टू और शेयर दैम, लर्न मोर। जिसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जो मैसेजेस जो व्हाट्सएप पे आप शेयर करेंगे, जो कॉल्स आप शेयर करेंगे, वह एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। जिसका मतलब यह है कि एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक इनक्रिप्टेड का मतलब है कि सीक्रेट रहेंगी। आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है दूसरे तक जो पहुंची है वो आपके बीच ही रहेगी जब तक आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। एंड इस चैट में जिन लोगों ने जो मैसेजेस किए हैं केवल वहीं उसको रीड कर सकते हैं, जो लिसन कर सकते हैं, और जो वीडियो चैट्स हैं वह केवल उसी के बारे में केवल वही व्यक्ति जान सकते हैं। तो इस तरीके की जो व्हाट्सएप है, जैसे एंड टू एंड एनक्रिप्शन का यदि ये व्हाट्सएप हमें कमिटमेंट करती है तो उस केस में हो सकता है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वह भी व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, मैलिशियस इंटेंशन के लिए इसका यूज़ करती हो। कहीं से ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, चिट्टा भेजा जा रहा है, तो फिर वहाँ से किसका यूज़ होगा, इस व्हाट्सएप का यूज़ होगा या इंटरनेट के किसी सोर्स का यूज़ होगा। तो वर्चुअल रियल टाइम के कारण ये पॉसिबल हो पाया है, जिसके कारण
ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा है। फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस टू द वर्ल्ड वाइड मोबिलाइजेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट। आज दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार का आंदोलन चलता है, चाहे वह इंसानियत की अच्छाई के लिए हो या इंसानियत की बुराई के लिए हो, वह किसके थ्रू चलता है? आईटी, इंटरनेट एंड जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन हमारे जो विकसित हुए हैं, यानी कि वैश्वीकरण के कारण। आज के टाइम में यदि वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है, वैश्वीकरण के खिलाफ भी आंदोलन दुनिया में चलते हैं, परंतु उसका कारण भी वैश्वीकरण ही है। एंड वैश्वीकरण कैसे संभव हो पाया है? संचार और यातायात के साधनों के विकसित होने के कारण। तो चाहे अच्छे के लिए दुनिया के अंदर कोई आंदोलन चलता है, चाहे बुरे के लिए चलता है, वह वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। हालांकि जो जियोग्राफी है, जो भूगोल है, वह अभी भी मैटर करता है। अगर वैश्वीकरण आया है तो वैश्वीकरण के कारण ऐसा नहीं है कि दिल्ली और जो लंदन की दूरी है वह अब कम हो गई है। जियोग्राफी वैसी की वैसी ही है। तो जियोग्राफी अभी तक मैटर करती है एंड इसी के साथ सीमाएं भी कुछ हद तक मैटर करती है, परंतु उसी के साथ वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ? टाइम स्पेस कंप्रेशन, समय और दूरी, स्पेस का मतलब दूरी, उसमें संकुचन देखने को मिला है, उसमें कमी देखने को मिली है। जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि दुनिया के किसी कोने के अंदर कोई अगर गतिविधि होती है, उसका असर हो सकता है कि दुनिया के किसी दूसरे हिस्से से आया हो। जैसे कि बेरोजगारी, उसके बाद एग्जाम्पल दी है एथनिक कन्फ्लिक्ट, किसी प्रजाति के आधार पर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो हो सकता है कि दुनिया के एक हिस्से में यदि इस तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो उसका जो रीज़न है वह दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में ट्रेस आउट किया जा सके। अब इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। यहाँ पे ये एशियन कॉन्टिनेंट में इजराइल की लोकेशन है यहाँ पे, एंड इजराइल के द्वारा गाज़ा के ऊपर अटैक किया गया। अब वैश्वीकरण का प्रभाव मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। क्या बोला है कि जियोग्राफी अभी तक मैटर करती है। जियोग्राफी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि टर्की की ज़मीन कम हो गई है, जो दुनिया के किसी दूसरे देश की ज़मीन कम हो गई है, ज़मीन उतनी ही है। एंड यहाँ से यदि आप अमेरिका तक की दूरी लगाएंगे पता, तो अमेरिका की दूरी भी इतनी ही होगी। मैंने बोला कि जो इजराइल है, ये इजराइल है, इजराइल और अमेरिका की दूरी क्या कम हुई है? नहीं हुई है वैश्वीकरण के कारण। जियोग्राफी, भूगोल वैसे का वैसा ही है। चेंज क्या आता है यहाँ पर? चेंज आता है टाइम स्पेस। जो टाइम इजराइल से पहले कम्युनिकेट करने में, यहाँ तक पहुँचने में लगता था, वहाँ उतना टाइम अब नहीं लगता है, सेकंड्स लगते हैं। इसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन इतने विकसित है कि पहले अगर मान लीजिए 2 दिन लगते होंगे, तो अब हो सकता है कि 5-10 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाते हो, विकसित होने के कारण। अमेरिकन सोसाइटी भी तो डिवाइडेड है ना, एंड इसके जो कुछ लोग हैं वो मानते हैं कि गाज़ा के ऊपर परसिक्यूशन हो रही है। लड़ाई इजराइल और गाज़ा की है, और टेंशन कहाँ क्रिएट हो जाती है? अमेरिका के अंदर। एंड फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी वहाँ पे आना पड़ता है। तो दुनिया के दूर हिस्से में यदि कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई विवाद होता है, तो उसका प्रभाव दुनिया के कहीं दूर वाले हिस्से में पड़ जाता है। तो इसको कहते हैं टाइम एंड स्पेस कंप्रेशन। जो टाइम था एंड जो स्पेस है, जो दूरी है, उसमें अब कमी आई है वैश्वीकरण के कारण। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ज़मीन है वो धरती की कम हो गई है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास यातायात और संचार के साधन इतने विकसित रूप से आ गए हैं कि अब इनका प्रभाव पहुंचने में ज़्यादा देरी नहीं लगती है। यदि मिडिल ईस्ट में कोई घटना होती है तो उसका प्रभाव भारत के अंदर भी देखा जाता है। एंड ईरान के ऊपर यदि अटैक होता है, या फिर यहाँ पर इजराइल के द्वारा गाज़ा के ऊपर अटैक किया गया, तो मुस्लिमों की परसिक्यूशन, प्रताड़ना हो रही है, तो भारत के अंदर भी आंदोलन चल रहे हैं। कुछ मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। इंग्लैंड में बैठे हुए कुछ लोग भारत के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिख सेपरेटिज्म का मूवमेंट जो है वो इंग्लैंड और कनाडा से चलता है, एंड वो पंजाब वाले रीजन में ही फैल जाता है। सेपरेटिज्म का जो मूवमेंट, अलगाववाद का जो, तो कहाँ से इसको मूव किया जा रहा है? यहाँ पे किया जा रहा है, एंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। नहीं तो पहले सरकारें ही तय कर रही थी, अब सरकारें ही केवल इसमें वैश्विक राजनीति में या वैश्विक दुनिया में केवल एकमात्र करता नहीं है, बल्कि और भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल कौन था करता? सरकारें ही थी।